नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ इस वक्त के समाचार लेकर हाजिर हूं मैं संध्या शर्मा। आइए बुलेटिन की शुरुआत करें इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। बिहार में दूसरे चरण की 122 सीट के लिए आज शाम थमेगा चुनाव प्रचार। एनडीए और महागठबंधन के नेता आज अंतिम दिन लगाएंगे पूरा जोर। दूसरे चरण के लिए 11 नवंबर को होगा मतदान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देहरादून में उत्तराखंड के गठन के रजत जयंती समारोह में होंगे शामिल। 8,140 करोड़ रुपए से अधिक विकास परियोजनाओं की करेंगे शुरुआत। किसानों को फसल बीमा योजना के तहत 62 करोड़ रुपए करेंगे जारी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज अंगोला के राष्ट्रपति जोआओ लोरेंको के साथ करेंगे द्विपक्षीय वार्ता। कृषि, ऊर्जा, व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, रक्षा और बुनियादी ढांचे के क्षेत्रों में सहयोग पर करेंगी चर्चा। फिलीपींस में फोंगवोंग तूफान का दिखने लगा असर। मूसलाधार बारिश के कारण अनेक इलाकों में बिजली आपूर्ति हुई ठप। हजारों लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। सीरियाई राष्ट्रपति अहमद अल-शरा ऐतिहासिक आधिकारिक यात्रा पर पहुंचे अमेरिका। सोमवार को व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से करेंगे मुलाकात। सभी समाचार विस्तार के साथ। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण का प्रचार आज शाम थम जाएगा। इस चरण में 20 जिलों के 122 विधानसभा क्षेत्रों में 11 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। इस चरण में 3 करोड़ 70 लाख से अधिक मतदाता 1,302 प्रत्याशियों के राजनीतिक भाग्य का फैसला करेंगे। इसमें 136 महिला प्रत्याशी शामिल हैं। इस चरण में पश्चिम और पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, बांका, कैमूर, रोहतास, अरवल, जहानाबाद, औरंगाबाद, गया, नवादा और जमुई जिलों के कुल 122 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान होगा। प्रचार के अंतिम दिन एनडीए और महागठबंधन दोनों के वरिष्ठ नेता कई रैलियों को संबोधित करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सासाराम और अरवल में जनसभाएं करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह औरंगाबाद और कैमूर में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। जनता दल यूनाइटेड अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार औरंगाबाद, गया और कैमूर में रैलियां करेंगे। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अररिया, सुपौल और मधुबनी जिले में जनसभाओं में भाग लेंगे। महागठबंधन की बात की जाए तो महागठबंधन के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी पूर्णिया और किशनगंज में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। राष्ट्रीय जनता दल के तेजस्वी यादव रोहतास और औरंगाबाद में जनसभाएं करेंगे। जनसुराज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और अन्य दलों के स्टार प्रचारक भी आज विभिन्न चुनावी रैलियों, जनसभाओं और रोड शो में भाग लेंगे। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव आज प्रचार के अंतिम दिन 18 चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि बिहार की जनता बदलाव के लिए वोट कर रही है। आखिरी दिन है चुनाव प्रचार का और इस बार माहौल बहुत अच्छा है। पूरे बिहार की जनता जो है आशीर्वाद दे रही है। इस बार बदलाव के लिए वोट किया है। आगे 11 तारीख को भी करेगी। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने महागठबंधन पर कटाक्ष करते हुए कहा कि जिन लोगों ने 55 साल तक भारत को लूटने का काम किया, वो ही लोग आरोप लगा रहे हैं। जो लोग जीवन भर चोरी किए हैं, जिन लोगों ने 55 साल तक भारत को लूटने का काम किया, जिन लोगों ने बिहार में चारा खाया, अलकतरा पिया, वही लोग आरोप लगाते हैं। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने एसआईआर को लेकर महागठबंधन पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि हमेशा भ्रम फैलाकर चुनाव लड़ने का काम किया गया। ये विपक्ष की रणनीति का हिस्सा बन चुका है। इन लोगों को एसआईआर जैसे मुद्दे दिख रहे हैं जिसमें ना सरकार का कुछ लेना देना है, ना हमारे प्रदेश के वासियों का कुछ लेना देना है। चुनाव हमेशा इन लोगों ने भ्रम फैलाकर लड़ने का काम किया है।
आप देखिएगा कि विपक्ष की ये रणनीति का हिस्सा बन गया है कि जब जब चुनाव आएगा तो एक फॉल्स नैरेटिव सेट किया जाता है, भ्रम फैलाया जाता है, डराया जाता है। लोकसभा के वक्त तो बात की थी ना इन लोगों ने आरक्षण की, क्या बोल रहे थे कि आरक्षण समाप्त हो जाएगा, लोकतंत्र की हत्या हो जाएगी, संविधान खत्म कर दिया जाएगा। आज 1.25 साल से ज्यादा होने को आया है मेरी केंद्र की सरकार को बने हुए। आप बताइए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किसका आरक्षण छीन लिया गया, कहाँ का संविधान खत्म हुआ, या किसकी कहाँ की लोकतंत्र की हत्या कर दी गई। तो बार बार झूठ बोलकर इस बार इन लोगों ने एसआईआर को मुद्दा बनाया, लोगों को डरा रहे हैं कि भैया आपका वोट छीन लिया जाएगा, आपका वोट खत्म कर दिया जाएगा, पर एक बार भी इन्होंने अधिकृत आपत्ति दर्ज कराना जरूरी नहीं समझा। इधर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कांग्रेस नेता पर हमला करते हुए कहा कि उन्होंने वर्चुअली उम्मीदवारों का चयन किया है और जनता उन्हें सबक सिखाएगी। राहुल गांधी ने बिहार के कांग्रेस के उम्मीदवारों का चयन वर्चुअल किया। इस बार यहाँ की जनता उनको एक्चुअल विदा करके इटली भेजा देगा। नकार दिया है गठबंधन को। परिवर्तन है नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार पर महिलाओं ने और यहाँ के लोगों ने भरोसा किया है। परिवर्तन है महागठबंधन के कट्टा और जंगल राज को नकार दिया है। जो मतदान बढ़ चढ़ के हिस्सा ली है, खास करके हमारी बहनों ने, वो नकार चुका है। माता जानकी मंदिर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर बीजेपी नेता गुरु प्रकाश पासवान ने कहा कि ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है और मंदिर आस्था का विषय है। ये पॉलिटिक्स का विषय नहीं है, मंदिर आस्था का विषय है, मंदिर उपासना का विषय है। और बिहार सनातन आस्था का एक केंद्र है, संस्कृति का गुरुत्वाकर्षण केंद्र है और बिहार का अटूट संबंध है राम मंदिर से। राम मंदिर में जब मूवमेंट चल रहा था, पहले ईंट रखने वाले बिहार के दलित समाज के स्वर्गीय कामेश्वर चौपाल जी, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के परमानेंट ट्रस्टी बिहार के दलित समाज के स्वर्गीय कामेश्वर चौपाल जी, बिहार की माता जानकी, तो माता जानकी और रामलला का मंदिर बने, ये हमारे लिए इससे बड़ा आस्था और उपासना का विषय कुछ हो नहीं सकता है। इसको राजनीति से जोड़ करके देखना कतई बर्दाश्त के बाहर है। पूर्वी चंपारण जिले के केसरिया विधानसभा सीट बिहार के ऐतिहासिक और राजनीतिक रूप से अहम विधानसभा सीटों में से एक है। यह इलाका न सिर्फ बौद्ध धरोहरों के लिए प्रसिद्ध है बल्कि राजनीति की जंग के लिए भी चर्चित रहा है। यहाँ हर चुनाव में नए समीकरण बनते हैं और मतदाता अपने फैसले से राजनीतिक हलचल को नया मोड़ दे देते हैं। केसरिया विधानसभा क्षेत्र से देखिए ये खास रिपोर्ट। पूर्वी चंपारण जिले में स्थित केसरिया विधानसभा क्षेत्र केसरिया स्तूप के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है, जिसे दुनिया का सबसे ऊंचा और प्राचीनतम बौद्ध स्तूप माना जाता है। यह स्थान भगवान बुद्ध की अंतिम यात्रा से जुड़ा हुआ है। बात विधानसभा चुनाव की करें तो केसरिया ने हर चुनाव में नए समीकरण को बनते और बिगड़ते हुए देखा है। केसरिया में 2020 के विधानसभा चुनाव में जदयू की प्रत्याशी बनी शालिनी मिश्र 9,227 वोटों के बड़े अंतर से जीत हासिल कर विधानसभा पहुंचे। 2025 चुनाव में एक बार फिर एनडीए ने जदयू के शालिनी मिश्र पर भरोसा जताया है। शालिनी मिश्र सीपीआई से 4 बार के पूर्व सांसद रहे कमला मिश्र मधुकर की बेटी हैं। शालिनी ने बीते 5 वर्षों में क्षेत्र में विकास के कई कार्य किए हैं। शालिनी का दावा है कि उन्होंने पिछले 5 सालों में बिना भेदभाव के जनता की सेवा की है। क्षेत्र की जनता उन्हें एक बार फिर जिताकर विधानसभा भेजेगी। केसरिया विधानसभा के परिवार के सदस्यों ने मुझे 5 साल में ये महसूस नहीं होने दिया, तो मैं उनको परिवार के सदस्य कहती हूँ। और वो बताते हैं मुझे कि चुनाव में कहीं कोई लड़ाई नहीं है और उनका कहना है कि चुनाव तो हम लोग पहले ही जीत चुके हैं, अब कितने मार्जिन से जीतेंगे इस पे हो रही है हमारी कोशिश। केसरिया सीट पर महागठबंधन ने मुकेश सहनी की विकासशील इंसान पार्टी के वरुण विजय को मैदान में उतारा है।
वरुण विजय महेश्वर सिंह के बेटे हैं, जो 2022 में कांग्रेस के समर्थन से निर्दलीय उम्मीदवार बनकर बिहार विधान परिषद का चुनाव जीते हैं। उससे पहले भी महेश्वर सिंह 2010 और 2020 की विधानसभा चुनाव में हार का स्वाद चख चुके हैं। महागठबंधन ने इस बार वरुण विजय को अपना उम्मीदवार बनाकर केसरिया विधानसभा में लालटेन को मजबूत करने की बड़ी जिम्मेदारी दी है। ग्राउंड जीरो पर केसरिया भी बहुत उन्होंने पीछे कर दिया। केसरिया को 5 साल विधायक रहते हुए 15 साल पीछे कर दिया। देखिए, हम लोग जो शुरू से यहाँ 2007 से हम लोग काम कर रहे हैं। 10 में पिताजी लड़े, नहीं जीत पाए। 15 में टिकट मिला, नहीं मिला, और 20 में भी नहीं जीत पाए। 22 में लोगों ने निर्दलीय भेज दिया, तब भी हम लोग केसरिया में ही और टिके हुए हैं, सेवा भाव से काम कर रहे हैं। केसरिया विधानसभा की राजनीति उतनी ही रोमांचक है जितनी इसकी ऐतिहासिक धरोहर। यहाँ राजनीति और इतिहास दोनों का दिलचस्प संगम देखने को मिलता है। 2025 के विधानसभा चुनाव में यहाँ की राजनीति एक बार फिर उतनी ही रोमांचक और दिलचस्प है। अब देखना होगा कि महागठबंधन के उम्मीदवार नाव चुनाव चिन्ह के जरिए अपनी नैया पार करा पाते हैं या जेडीयू की उम्मीदवार शालिनी मिश्रा वीआईपी उम्मीदवार के नाव में तीर से वार कर अपना करिश्मा दोहरा पाती हैं। यहाँ के अगर प्रत्याशियों की बात करें तो दोनों उम्मीदवार राजनीतिक विरासत से आते हैं। अब देखना होगा कि शालिनी मिश्रा इस बार फिर अपना करिश्मा दिखा पाती है या विजयश्री वरुण विजय को मिलती है। कैमरामैन संजय जैना के साथ धीरज कुमार, डीडी न्यूज, केसरिया। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में कई दिग्गजों की किस्मत दांव पर है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री प्रेम कुमार भी इन्हीं में शामिल हैं। वो लगातार 9वीं बार चुनावी मैदान में हैं। प्रेम कुमार बिहार की गया टाउन विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में हैं। डीडी न्यूज संवाददाता अमरेंद्र गुप्ता से उनसे खास बातचीत हुई है, सुनिए। बिहार की गया सीट भी एक ऐसी सीट मानी जा सकती है जो भारतीय जनता पार्टी के अभेद किले के रूप में जानी जाती है। 1990 से गया सीट पर भारतीय जनता पार्टी के प्रेम कुमार का प्रतिनिधित्व रहा है। इस चुनाव में पहले तो आप अपनी स्थिति को कैसे देख रहे हैं? बहुत बेहतर स्थिति है। जनता हमारे साथ है, जनता की सेवा हमने किया है, जनता के हर समय दुख हो सुख में साथ देने का काम किया है। और माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रयास से 2 कॉरिडोर आ रहा, एक आ रहा औद्योगिक कॉरिडोर। मोदी जी का सोच है कि स्वदेशी को अपनाएं, तो मेक इन इंडिया के तहत देश के 12 राज्यों में चयनित किया गया है, बिहार भी शामिल है। 3000 एकड़ में गया के डोभी में एक बड़ा औद्योगिक पार्क बनने जा रहा है। जिस तरह से प्रधानमंत्री लगातार बिहार में अपनी सभाओं में कह रहे हैं कि अभी तक बिहार ने विकास देखा, अब विकसित बिहार की परिकल्पना के साथ आगे बढ़ना। मोदी जी का आह्वान है आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर बिहार, विकसित भारत, विकसित बिहार की ओर बिहार चल पड़ा है। टेकअप की स्थिति में जाकर के हैं और हमने जो काम किया है जनता ने परखा है। जब बिहार में दूसरे चरण का मतदान होगा और 14 तारीख को नतीजे आएंगे तो बिहार के गया की जनता किसको अपना आशीर्वाद देती है। बिहार के गया से कैमरा पर्सन मोहित उइके के साथ अमरेंद्र गुप्ता, डीडी न्यूज। और समाचार में फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। आ जाओ। यस पापा। जिंदगी किसी के लिए नहीं रुकती, हम भी आपको कहाँ रुकने देंगे। जिंदगी के हर मोड़ पर LIC है तो इंश्योर्ड है। LIC हर पल आपके साथ। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित भारत। जरा सी हंसी दुलार जरा सा, the taste of India।
जरा सी अनबन प्यार जरा सा The taste of India यही तो अमूल है स्वाद इंडिया का यही तो अमूल है The taste of India ब्रेक के बाद समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देहरादून में उत्तराखंड राज्य गठन के रजत जयंती समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री राज्य के विकास से जुड़ी विभिन्न परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड राज्य गठन के रजत जयंती समारोह में शामिल होंगे। पीएम देहरादून में स्मारक डाक टिकट जारी करेंगे। साथ ही राज्य विकास से जुड़ी 8,140 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। 2 लाख करोड़ से भी ज्यादा की योजनाएं यहाँ धरातल पर गतिमान है। अटल जी के प्रधानमंत्री रहते हुए राज्य बना और मोदी जी ने उसको आगे बढ़ाया। ये राज्य हमारा यहाँ के उत्तराखंड के आंदोलनकारियों, बलिदानियों और यहाँ की जनता मातृशक्ति के संघर्षों के परिणाम राज्य की स्थापना हुई। उन सब का एक उत्सव कर रहे हैं और उससे आगे जो 25 साल आने वाले हैं उन सालों की एक रूपरेखा भी बना रहे हैं। पीएम जिन परियोजनाओं का उपहार देंगे वो जलापूर्ति, विद्युत, सौर ऊर्जा और खेल ढांचे से जुड़ी हैं। पीएम कई अन्य क्षेत्रों से जुड़ी परियोजनाओं का भी शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स हैं वर्थ हंड्रेड्स ऑफ करोड्स अक्रॉस द डिपार्टमेंट्स, उनका शिलान्यास और लोकार्पण भी प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त भी और भी कई सारे हमारे इवेंट्स हैं जो लाइंड अप हैं। तो उम्मीद है कि इससे हमारे स्टेट को, आमजन को बहुत लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट, लॉन्ग टर्म बेनिफिट होगा। प्रधानमंत्री देहरादून से पीएम फसल बीमा योजना के तहत 28,000 से अधिक किसानों को भी सहायता राशि जारी करेंगे। उत्तराखंड स्थापना के 25 साल पूरे होने पर राज्य अपनी रजत जयंती समारोह मना रहा है, जिसमें देवभूमि उत्तराखंड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन हो रहा है। यह कार्यक्रम न सिर्फ राज्य की संस्कृति को सजोएगा, बल्कि राज्य को सतत विकास के मॉडल बनाने में भी मददगार साबित होगा। कैमरा पर्सन विकास और सहयोगी भास्कर के साथ मैं उर्मिलेश भट्ट, डीडी न्यूज, देहरादून। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अफ्रीका के 2 देशों की यात्रा के पहले चरण में अंगोला पहुंची। राजधानी लुआंडा पहुंचने पर राष्ट्रपति का स्वागत अंगोला के विदेश मंत्री ने किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज अंगोला के राष्ट्रपति जोआव लोरेंको के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। दोनों राष्ट्राध्यक्ष संयुक्त रूप से प्रेस को संबोधित करेंगे और इसके बाद आयोजित भव्य भोज में भाग लेंगे। आज दिन के अंत में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अंगोला के तेल मंत्री और उपराष्ट्रपति से भी मुलाकात करेंगी। रुक करते अगली खबर का। पश्चिम बंगाल में एसआईआर पर टीएमसी की आपत्ति पर केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने प्रतिक्रिया दी है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि एसआईआर पर मुख्यमंत्री राजनीति कर रही हैं। तो आपको बता दें कि बिहार के बाद अब अन्य राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हो गई है, चुनाव आयोग ने कहा है। लेकिन हम देख रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में लगातार ममता बनर्जी इसका विरोध कर रही हैं और उसको लेकर के केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने बताया कि किस तरह से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी लगातार काम में व्यवधान उत्पन्न कर रही हैं और वो नहीं चाहती हैं कि एसआईआर की प्रक्रिया हो। कहीं ना कहीं घुसपैठियों के कम होने की आशंका उन्हें है और अगर ऐसा होता है तो पारदर्शिता के साथ अगले चुनाव संपन्न होंगे और यही डर कहीं ना कहीं ममता बनर्जी को सता रहा है, जिसकी वजह से वो लगातार विरोध के स्वर मुखर कर रही हैं। खबरों में बढ़ते हैं आगे, आपको बताएं Chief Minister is doing the petty politics, that I can say. TMC is trying to create a narrative to stop the SIR. The thing is that SIR is done by Election Commission of India. If you have any objection, you should proceed to the Election Commission of India and you can go to the court. Our demand is special provision because Bengal is a special state
During the partition, it has been bifurcated into two parts. So special provision should be there for the refugees because they have applied for the CAA. खबरों में बढ़ते हैं आगे। गुजरात एटीएस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। आतंकी गतिविधियों को लेकर सतर्कता के बीच एटीएस ने ISIS से जुड़े 3 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। सूत्रों के मुताबिक ये तीनों आतंकी देश में एक बड़े आतंकी हमले को अंजाम देने की साजिश रच रहे थे। गुजरात एटीएस की टीम टेक्निकल सर्विलांस और ग्राउंड इंटेलिजेंस की मदद से ये कामयाबी हासिल की है। जम्मू कश्मीर पुलिस की काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर इकाई ने आतंकी गतिविधियों से जुड़ी सिम कार्ड के दुरुपयोग के मामले में घाटी के विभिन्न इलाकों में छापेमारी की। अधिकारियों के अनुसार आज CIK की टीमों ने कुलगाम, बारामूला के कुंजर और शोपियां जिलों सहित कश्मीर के 6 जिलों में कई स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। अधिकारियों ने बताया कि छापों के दौरान कुछ सिम कार्ड जब्त किए गए हैं। हालांकि अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। CIK जम्मू कश्मीर पुलिस की एक विशेष इकाई है जो आतंकवाद से संबंधित मामलों की जांच करती है। सूत्रों के मुताबिक ये कार्रवाई आतंकी नेटवर्क द्वारा सिम कार्ड के गलत इस्तेमाल की जांच के तहत की जा रही है। अधिकारियों ने कहा कि तलाशी से जुड़ी और जानकारी बाद में साझा की जाएगी। इससे पहले कल CIK ने श्रीनगर समेत घाटी की 2 जेलों में व्यापक तलाशी अभियान भी चलाया था। इन तलाशी अभियानों का उद्देश्य जेल परिसरों के अंदर किसी भी तरह की अवैध गतिविधि की जांच करना था। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में फिलीपींस में इस साल के सबसे बड़े तूफान फुंगवोंग ने तट से टकराने से पहले आज देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों पर अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से बिजली आपूर्ति ठप हो गई है और हजारों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाना पड़ा है। फुंगवोंग फिलीपीन के निकटवर्ती प्रशांत महासागर क्षेत्र में पहुंच चुका है। फिलीपीन पहले ही कालमेगी तूफान के प्रभावों से जूझ रहा है। इसकी वजह से कम 204 लोगों की मौत हो चुकी है। सीरिया के राष्ट्रपति अहमद अल शरा कल आधिकारिक तौर पर अमेरिका पहुंचे। शरा सोमवार को व्हाइट हाउस में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। 1946 में सीरिया की स्वतंत्रता के बाद किसी सीरियाई राष्ट्रपति की यह पहली आधिकारिक अमेरिका यात्रा है। समाचार में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।